जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या कहते हैं बेटा? देखिएगा देखिएगा, पृष्ठ तनाव को मैं समझा रहा हूं। अब देखो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, पृष्ठ तनाव को समझते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब कमेंट बंद, इधर ध्यान। ठीक है, आ जाओ इधर। 1 मिनट के लिए केवल प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट के लिए इधर ध्यान दे दो, क्योंकि सरफेस टेंशन पूरा कॉन्सेप्ट है। और याद रखना कि जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपका जो है हो गया सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट बेटा, यहीं से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि स्फेरिकल जो है ड्रॉप क्यों होते हैं, आपका जो है वेटिंग नॉन वेटिंग का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट, कैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट, यहीं से सब समझ में आएगा। तो अगर इसको समझना दिक्कत कर दिए तो समझ जाना कि आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, ये सर नो, हाँ या ना? अरे यार, आके इसने परफ्यूम रूम फ्रेशनर डाल दिया इस स्टूडियो में। यही होता है, सब गधे हैं यहाँ। अब मैं पढ़ा रहा था, ये रूम फ्रेशनर डाल के चला गया, करके चला गया। अब यहाँ घुटन हो रही है, कुछ हद से ज्यादा ही खुशबू फैल गई। कहते हैं ना, हद से ज्यादा प्रेम भी बहुत बेकार हो जाता है, तो वही वाला हाल हो गया। आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। ठीक है बेटा, अब आइए सरफेस टेंशन को समझते हैं। सरफेस टेंशन का समझने के लिए सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे अंडर वाटर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे कहां बेटा? तो एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे अंडर वाटर। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, पानी का एक अणु लिया पानी के अंदर। अब मैंने देखा क्या कि जब पानी का मॉलिक्यूल लिया तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल थे। यस सर, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल होंगे ना, हाँ या ना? इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल होंगे, हाँ या ना? हाँ। अब चारों तरफ से इन पर कौन सा फोर्स? तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स होता है। यानी ये एक दूसरे को क्या किए होंगे? एक दूसरे को जो है खींचे होंगे, एक दूसरे को जो है खींचे होंगे। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। यानी मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया पानी के अंदर, ध्यान से सुनो, मैंने एक अणु लिया पानी के अंदर और उसके चारों ओर क्या थे? उसके चारों मॉलिक्यूल होंगे ही, अरे चारों ओर पानी तो है, तो उसके चारों ओर मॉलिक्यूल्स थे और उन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो आपका कोहेसिव फोर्स यानी संसंजक बल। तो यहां पर क्या देखा मैंने कि यहां पर जो है इस मॉलिक्यूल्स पर लगने वाला जो एफ नेट था वो क्या है? 0 था। एफ नेट 0 है, तो यहां पर हमने देखा कि एफ नेट 0 होने के कारण इसके सरफेस पर कोई तनाव नहीं है, तो सरफेस टेंशन भी 0। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला सबसे ऊपरी सतह पर मैंने कोई मॉलिक्यूल कंसीडर किया, यहां पर जैसे ही मैंने कोई मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो इसके नीचे केवल इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर ही तो होंगे, ऊपर तो एयर है, ऊपर तो होंगे नहीं। ठीक है, तो जब मैंने फ्री सरफेस पे देखा तो आपका यहां पर क्या हुआ? ये सब मिलके इसे क्या कर रहे हैं? कोहेसिव फोर्स के कारण ये सब जो है इसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। और जैसे ही नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो इसका जो आकार हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा हो जा रहा है? इसका आकार कैसा हो जा रहा है? ऐसे खींच जा रहा है। ठीक है, और खींचने के कारण यहां पर एक पतली सी जो है झिल्ली बन जाती है, यहां पर एक पतला सा लेयर बन जाता है, पतली सी एक झिल्ली बन जाती है। और इसी पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नीचे केवल खींचने वाला कोहेसिव फोर्स जो है केवल नीचे की तरफ लग रहा है, कोहेसिव बॉन्डिंग जो है केवल नीचे की तरफ लग रहा है, तो जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अपनी जगह से नीचे आ जाता है।
जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से नीचे आता है, यहां पर एक पतली लेयर बन जाती है, और पतली लेयर बनने की इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को हम सरफेस टेंशन कहते हैं बेटा। यानी सरफेस टेंशन हो क्यों रहा है, पृष्ठ में तनाव हो क्यों रहा है? एक तो बात याद रखना कि सरफेस टेंशन जो है सरफेस फिनोमिना है, यानी सतही है, यानी सतह पर ही देखने को मिलेगा। पानी के अंदर सरफेस टेंशन जीरो होगा, पानी के अंदर सरफेस टेंशन जीरो होगा। अब सरफेस टेंशन होने का ये रीजन क्या है? अगर मैं आपसे रीजन पूछूं तो रीजन याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अगर आपसे पूछे रीजन कि सरफेस टेंशन का रीजन क्या है, तो याद रखिएगा अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स कह लो, या फिर अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, यानी असंतुलित ससंजक बल। असंतुलित ससंजक बल, कई लोग कहते हैं केवल कोहेसिव फोर्स, असंतुलित ससंजक बल। असंतुलित ससंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव हो रहा है, उसी के कारण सरफेस टेंशन हो रहा है बेटा, याद रखिए। अब कई लोग आपको दिखेंगे बताते हुए सरफेस टेंशन का, पहली बात तो सरफेस टेंशन का कारण 90% लोग आपको बताएंगे ही नहीं। 90% आपको टीचर्स या फिर कोई भी हो, वो आपको सरफेस टेंशन का रीजन नहीं बताएंगे। अगर रीजन बताते भी हैं तो अधिकतर जो बुक्स भी हैं उनमें भी मेंशन है केवल और केवल कोहेसिव फोर्स। उनमें भी क्या मेंशन है? केवल और केवल कोहेसिव फोर्स ही मेंशन है, यानी ससंजक बल। जबकि अनबैलेंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अगर केवल कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, केवल अगर कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर भी तो कोहेसिव बॉन्डिंग हो रहा है, यहां पर भी तो कोहेसिव बॉन्डिंग हो रहा है, यहां पर भी तो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, यहां पर भी तो ससंजक बल लग रहा है। यहां पर सरफेस टेंशन जीरो क्यों हो रहा है भाई? क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड हो जा रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं बेटा। तो अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही है, यानी कि अगर बैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग होगी तो भाई वहां सरफेस टेंशन है ही नहीं। अगर बैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग होगी तो वहां पर तो सरफेस टेंशन है ही नहीं। सरफेस टेंशन है कहां? जहां अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग हो रही है, यानी जहां अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स लग रहा है, असंतुलित ससंजक बल जहां लग रहा है। तो याद रखिएगा मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? तो मेन रीजन जो है आपका सरफेस टेंशन का, वो है आपका अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, यानी असंतुलित ससंजक बल। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है क्या बेटा? बताइएगा, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार मुझे बताइए आप लोग, एक बार बेटा कमेंट करके मुझे बता दो प्लीज, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहां तक क्लियर है क्या बच्चे? हमें अरे फोर्स वैसे ही लग रहा है, सुनो, अरे फोर्स वैसे ही लग रहा है इनमें भी, मतलब ये डायरेक्शन मत देखो, मैंने दोनों तरफ से फोर्स लगेगा ना, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है। क्लियर है बेटा? इतना तो समझ में आया कि सरफेस टेंशन का मेन कारण क्या है? यस, चलो बहुत शानदार। यहां से आता है फिर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/L, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, मेन रीजन सरफेस टेंशन का दिस, फॉर्मूला दिस, और आपकी इसकी यूनिट अगर मैं बोल दूं तो याद रखिएगा यूनिट होता है न्यूटन अपॉन में मीटर। क्या बेटा? न्यूटन अपॉन में मीटर इसका जो है यूनिट होता है SI, और वहीं डाइन अपॉन में सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट होती है CGS। और इसका अगर डायमेंशन बोलूं तो ये हो जाएगा ML0T-2 जो है, कैसे तो निकाल के देख लो, आपका कितना बोला है? तो ये बोला है F/L, फोर्स का हो जाता है ML-T-2 और लेंथ का L, L से L चल बसे, वही मैंने बोला था आपको, कितना? ML0T-2, M⁻1 L0T-2, ये आपका हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है बेटे? तो ये आप लोग नोट आउट कर लो।
एटोमाइजर मैंने बोला नहीं था, जो स्प्रे गन टाइप का आता है, यानी कोई भी चीजों को वो छोटे छोटे कणों में बांट दे, ठीक है, वही एटोमाइजर हो जाएगा। ठीक है, जैसे गाड़ी का पेंट करने के लिए नहीं आता स्प्रे गन टाइप का, ऊपर पेंट आपने डाला और बटन दबाया तो स्प्रे के रूप में एकदम दाने दाने के रूप में जो है पेंट निकलता है, देखते नहीं हो, वैसा ही एटोमाइजर होता है। यहां तक क्लियर है क्या बच्चे? ठीक है बेटा, चलिए ससंजक बल सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जो है ससंजक होता है, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल जो है आकर्षण बल जो है वो आपका आसंजक होता है, यानी कि एडेसिव होगा। ठीक है, आ जाइए अब यहां से देखना है हमें टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, अब यहां से मैं कहूं कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव। पृष्ठ तनाव का पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव। बताइए क्या होगा बेटा? तो सुनिए, अगर मैं बात करूं कि बेटा ये बताओ सरफेस टेंशन का, अगर मैं मेन रीजन बोलूं तो वो तो आप जानते हो कि अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन जितने भी होंगे वो कम होंगे, यानी अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग क्या होगा? अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग, अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग, जाहिर सी बात है अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग जो है वो टूटेगा। वो क्या करेगा? टूटेगा। अनबैलेंस्ड कोहेसिव बॉन्डिंग ब्रेक्स, यानी असंतुलित, ऊपर जो असंतुलित ससंजक बल लग रहा है, एक तरह से ससंजक बल ही तो है, बल जो है टूटेगा। टूटेगा मतलब डिक्रीज करेगा। अब यही तो मेन रीजन था सरफेस टेंशन का। यस सर, मेन रीजन कौन था? यही था। अब ये जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही कम होगा, देखो क्या हो रहा है यहां पर, जो आपका ये खींच रहा है ना, ये बल ही टूट रहा है, यानी ये खींचना ही बंद हो रहा है, तो ये तो अपनी जगह पर चला जाएगा, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर चला जाएगा, तो कोई आपका वहां पर लेयर, पतली लेयर बनी ही नहीं, वहां पर पूरा पानी का एक अणु ही है, वहां पर कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, वहां पर कोई लेयर बना ही नहीं है, तो वहां पर क्या सरफेस टेंशन होगा? कम होगा। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां से फिर क्या होगा बेटा, अगर ऐसा होता है टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन जो है आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर है? सरफेस टेंशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका भी मेन कारण एक तरह से आकर्षण ही तो है। कोहेसिव बॉन्डिंग क्या है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, यही तो है कोहेसिव। अब कैसा भी आकर्षण हो, मैंने क्या बताया था आपको कि आपका हाथ अगर मैं नूरा फतेही के साथ भी पकड़वा दूं और शर्त इतना हो कि या तो आप जल के मर जाओगे या फिर आप छोड़ के भागना है, तो वहां पे कहोगे कि नूरा की जगह कूड़ा ही सही, लेकिन जिंदगी रहनी चाहिए। तो मतलब कितना भी तगड़ा अट्रैक्शन हो, अगर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो अट्रैक्शन कम ही होता है बेटा, अट्रैक्शन घटता ही। यानी रिश्ता कितना भी तगड़ा हो, अगर रिश्तों में गर्माहट आएगी तो रिश्ता टूटेगा ही। जैसे अरबाज है, अरबाज और मालिक कौन है? मलाइका है ना, उसके बीच देख लो, आमिर खान और उसकी वाइफ के बीच कितना भी रिश्ता गहरा हो, अगर गर्माहट आएगा रिश्तों में टूटेगा ही। लेकिन ये सब कल्चर बर्बाद कर रहा है हमारे देश के, इन सब कुछ जो है ना जुत्तों से मारना चाहिए। देश का कल्चर, मतलब 20-20, 25-25 साल बाद ये लोग, इतने दिन रहने के बाद हमारे यहाँ तो मतलब आदमी ये भी भूल जाता है कि पति पत्नी से तो आदमी दोस्त हो जाता है,
हमारे कल्चर्स में 20-25 साल बाद तो पति पत्नी के बाद वो दोस्त हो जाते हैं। दोस्त छोड़ो, मतलब एकदम कहाँ पता चलता है। लेकिन इन लोगों को क्या चाहिए, 25 साल बाद इनको रियलाइज हो रहा है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, और उसके बाद भी मतलब डिवोर्स लेने के बाद भी ये लोग आपस में मिलते हैं, आपस में घूमने जाते हैं। अभी मैंने देखा, आमिर खान अपने वाइफ के साथ गया था, मैंने कहा ओ भाई कहाँ से ये लोग जन्म लेते हैं, हे भगवान, मतलब इन लोगों को इतने आगे तक क्यों ले गए। यही रोल मॉडल है हमारे देश के लिए, ऐसे गंद फैलाने वाले लोग, ये लोग रोल मॉडल है हमारे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां से याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटा तो भैया सेम टेम्परेचर घटेगा तो जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां से आएगा, ये तो हो गया यहां तक। अब यहां से आता है ऑन एडिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो याद रखिएगा, साबुन या सर्फ को पानी में मिलाने पर क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तब पर भी क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, इसी से गंदगी आराम से बाहर निकल जाता है। या फिर ऑन एडिंग ऑफ केरोसिन ऑयल, ये सब आपसे पूछेगा, ऑन एडिंग ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जैसे पानी में डालते हो, देखते हो बारिश के दिन में बुजुर्ग लोग कहते हैं जहां पानी इकट्ठा होता है, कहते हैं कि भाई वहां पे 2 ढक्कन जो है केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल डाल दो, कहते हैं ना, अरे बोलो, कहते हैं ना कि 2 ढक्कन वहां पे मिट्टी का तेल डाल दो। क्यों कहते हैं, ताकि वहां पे मच्छर बैठ नहीं पाएगा। बैठ क्यों नहीं पाता है भाई, तो वो भी अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहां पर भी याद रखना सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। एक और आता है बेटा, हाँ याद रखिए, ऑन एडिंग ऑफ इंप्यूरिटीज। क्या, ऑन एडिंग ऑफ इंप्यूरिटीज, ऑन एडिंग ऑफ impurities, ऑन एडिंग ऑफ इंप्यूरिटीज यानी गंदगी मिलाने पर। ठीक है, इंप्यूरिटीज मिलाने पर क्या होता है, तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन बढ़ता है बेटा। ठीक है, इंप्यूरिटीज अगर मिलाओगे तो वहां पर जो है सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट याद रखिएगा, ऑन एडिंग ऑफ थेमिफोस। थेमिफोस होता है, ये थेमिफॉल होता है, थोड़ा सा इसको देख लेना। ये जो नहीं नाली में छिड़कने के लिए आते हैं नगर निगम वाले, एक बार इसकी स्पेलिंग देख लेना बेटा, थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर रहा है। ठीक है, इतना बता दे रहा हूं कि ये चीज क्या है। जो नगर निगम वाले नहीं आते, पीछे एकदम लटका लेते हैं वो डब्बा टाइप, और अपना स्प्रे करते हुए नालियों में स्प्रे करते हुए जाते हैं, करते हैं ना, स्प्रे करते हुए जाते हैं नालियों में। नगर निगम वाले कोई बंदा आता है और नालियों में क्या करता है, स्प्रे करता हुआ जाता है। आपने देखा होगा अपने शहर में, अपने शहर में ही देखो, गांव में तो इतना तो गांव में विकसित नहीं है, शहर में ही, छोटे छोटे शहरों में भी ऐसा कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो स्प्रे करते हैं नालियों में एक लिक्विड। तो वो ऐसा नहीं है कि जहर डालते हैं। हम लोग क्या सोचते थे पहले, मैं बचपन में ये सोचता था, आप लोग भी शायद सोचते होंगे ये बात, कि ये लोग नालियों में ना जहर डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, नालियों में क्या होता है कि इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा होती है। नालियों में जानते ही हो कि सबसे ज्यादा गंदगी कहां है भाई साहब, नालियों में, हाँ या ना, सबसे ज्यादा गंदगी कहां है बेटा, तो नालियों में। ठीक है, आपका सबसे ज्यादा गंदगी कहां है, तो नालियों में। तो अगर सबसे ज्यादा जो गंदगी है वो अगर नालियों में है, तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन कहां होगा, नालियों में होगा। यानी कि अगर मैं नालियों के पानी को देखूं ना, तो ऊपर एकदम पतला सा लेयर बना होता है
और पूरा उसको नीचे पानी होती है, ठीक है, नीचे पूरा पानी होती है, नीचे पूरा पानी होता है, ठीक है बेटा, ऐसे होता है। और ऊपर एकदम जो है ना पतला सा, एकदम लचदार जो है ना, कहते हैं एकदम जो है लेयर बना होता है सरफेस टेंशन के कारण। क्यों? क्योंकि इसमें इंप्यूरिटीज क्या है बेटा, इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा है। इंप्यूरिटीज क्या है बेटा, इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा है। इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा होने के कारण सरफेस टेंशन इसका बहुत ज्यादा होता है नाली के पानी। तो यहां पर ऊपर जो है ना एक तरह से बहुत ही पतला लेयर बना होता है, जो मच्छरों के लिए क्या, मच्छरों के लिए एकदम महंगी वाली जो बेड होती है ना उसका मजा देता है। जैसे मच्छर कूलर के पानी में बैठते हैं, मच्छर कूलर के पानी में बैठते हैं, बरसात के पानी में बैठते हैं, लेकिन इन सब में जो बढ़िया वाला उनका बेड होता है ना वो नाली का पानी होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा होता है। ये सरफेस टेंशन यानी मजबूत बेड होता है, समझ गए, मजबूत गोदरेज का पूरा बेड लगा होता है और स्लिप वेल का इसमें गद्दा लगा हुआ है, स्लिप वेल का एकदम मोटा वाला स्प्रिंग वाला गद्दा। भाई साहब मच्छर सबसे ज्यादा मजे से अगर कहीं सोते हैं तो यहां सोते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। भाई साहब मान लो मच्छर आए, ठीक है, ये मच्छर और इसकी ये प्रेमिका, भाई साहब 2-3 घंटे बाद एक छुट्टू मच्छर आ जाएगा, पूरी फैमिली यहां पर राज करती है नालियों में। तब तक एक आया नगर निगम वाला आया, थेमेफोस डाला। क्या होता है थेमेफोस डालते ही, जहर नहीं है वो क्या करता है बेटे, वो क्या करता है, वो इसको गायब कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, इस लेयर को गायब कर देगा, यानी सरफेस टेंशन को खत्म कर देगा, यानी जो पतली सी लेयर बनी थी ना उस लेयर को खत्म कर देगा। अब इससे क्या होगा कि मच्छर का जो डेवलप का गद्दा था, वो डेवलप का गद्दा जो है वो गया। अब ये मच्छर भैया क्या करेंगे, ये मच्छर भैया पानी में गिरे और पानी में डूब के मर गए। डूब के जो है मच्छर की फैमिली, मच्छर के बच्चे, ये छोटू बच्चा सब जो है डूब के मर जाते हैं और हम लोग ने कह दिया कि भाई मच्छर हमने मार दिया। तो ये आपका पूरा कहानी होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहां तक समझ में आया? तो ये पूरा सरफेस टेंशन की कहानी खत्म। तो हिंदी में क्या नहीं पढ़ा रहा हूं गधे? क्या ऐसा है जो मैंने आपको हिंदी में नहीं पढ़ाया? अच्छा, ऑन एडिंग ये सब वाला, यहां पर और सब चीजें तो लिखा हूं। ऑन एडिंग मतलब भैया सॉप और डिटर्जेंट मिलाने पर सरफेस टेंशन खत्म होगा, पृष्ठ तनाव खत्म होगा। ऑन एडिंग ऑफ केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल भी मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम होगा। लेकिन अगर गंदगी मिलाते हो, ऑन एडिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज, इतना तो इंग्लिश जानते ही होगे, एकदम चौपट हो। चले भुचुक देना, डूब के मर गए। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। चले थेमिफोस लिक्विड है यार, जैसे केरोसिन है वैसे लिक्विड है। थेमिफोस मिलाने पर, ठीक है, थेमिफोस लिक्विड है ये। ऑन एडिंग ऑफ थेमिफोस, अगर आपका थेमिफोस मिलाते हो, हाँ, सरफेस टेंशन क्या करेगा भैया, सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। अभी देखे नहीं, पूरा पूरा खेल दिखा दिया। अभी पूछ रहा है कि सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा यार, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, बूंदों का बनना। आ जाइएगा, बूंदों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट। आ जाइए, देखिए। ओ हो। इम्प्यूरिटीज मिलाने पर क्या होता है, गंदगी बढ़ती है। गंदगी बढ़ती है तो वही जो पानी में घुलते हैं ना इम्प्यूरिटीज, उससे क्या होता है, बंध मजबूत होता है, पानी के अंदर कोहेसिव फोर्स बढ़ता है, फिर आपका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। बात खत्म। अब आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, बूंदों का बनना। आपने देखा होगा बूंद कैसे होते हैं, बताओ। अगर मैं बोलूं कि जो ये ड्रॉपलेट होते हैं, ये जो पानी की बूंदे होते हैं या किसी भी बरसात की कोई भी बूंदे होती हैं, ये हमेशा किस शेप की होती है, आप बताओ। मैं आपसे पूछूंगा कि ये स्फेरिकल होती हैं या फिर क्यूब होती हैं या फिर क्यूबॉइड होती हैं या फिर आपका कैसी होती है बताओ, या फिर कैसा होती है, कोन, कैसी होती है, किस शेप की होती है बताओ, किस शेप की, कमेंट करिएगा। जो पानी की बूंदे होती हैं वो किस शेप की होती हैं? आ रहा है, बताइए पानी की बूंदे किस शेप की होती हैं बेटा? स्फेरिकल। स्फेरिकल, बच्चा बच्चा जानते हैं, लेकिन क्यों? अगर ये मैं आपसे पूछ दूं तो कि पानी की बूंद जो है स्फेरिकल होती है, मतलब कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट कैसा होता है, कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, लेकिन क्यों, वाई, क्यों, वाई? स्फेरिकल होती है लेकिन क्यों होती है भाई, बताओ बताओ, क्यों होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो मेरे प्यारे शेरों शेरनियों ध्यान से देखना। मान लो पानी के बूंद जैसे ही आप स्फेरिकल होती है लेकिन क्यों होती है भाई, बताओ बताओ, क्यों होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो मेरे प्यारे शेरों शेरनियों ध्यान से देखना। मान लो पानी के बूंद जैसे ही आपने गिराया, उसी समय वो स्फेरिकल नहीं होता है, मान लो वो कुछ ऐसे शेप का अभी हुआ है, ठीक है, मतलब अभी आपने बूंद को यहां से छोड़ा, मतलब बूंद को मतलब हाथ ऐसे डुबो के निकालो, ऐसे छोड़ोगे तो अभी कुछ ऐसा शेप का होगा, ठीक है, कैसा, कुछ ऐसा। लेकिन ध्यान से देखो, ओए अरे इतना मारूंगा कि पहचानना भूल जाओगे कि तुम ही थे कि कोई और आ गया। चेहरा नहीं पहचान पाओगे, शक्ल नहीं पहचान पाओगे शीशे में। धमकी मत समझना, बहुत डेंजर हूं मैं, समझ गए, बहुत बहुत बदमाश हूं मैं। थोड़ा डरना और इधर ध्यान दो चुप मार के, ठीक है, कमेंट बंद। अब मैंने क्या देखा कि मान लो उस समय पानी की बूंदे कैसी थी, ऐसी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड, मतलब कुछ नैनो सेकंड में ही ये ड्रॉपलेट हमेशा स्फेरिकल हो जाएगा। इसीलिए हम पानी की बूंदों को हमेशा स्फेरिकल बोलते हैं। क्यों होता है स्फेरिकल? देखो क्या होता है, इसके जितने आउटर मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये जो भी बाहरी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी ये बाहरी मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, ये जो भी सबसे बाहरी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये जो आपके अणु है, ये जो बाहरी अणु है ना, इन पर अंदर के अणु क्या लगाएंगे, अंदर के अणु जो है वो ड्यू टू कोहेसिव बॉन्डिंग ये पीछे की तरफ इसे खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे बेटा?
पीछे की तरफ खींचेंगे, 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 पीछे की तरफ खींचेंगे। समझ गए? यानी जितने भी अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना इसके, ये बाहरी मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। अंदर की तरफ खींचने का मतलब क्या करेंगे, ये जो है कोहेसिव, ये जो कोहेसिव फोर्स है ये आपको क्या करना चाहेगा, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स संयोजक बल एरिया मिनिमाइज करने को चाहेगा। एरिया मिनिमाइज यानी क्षेत्रफल को न्यूनतम, क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहेगा, न्यूनतम करना चाहेगा। और आप जानते हो कि एरिया सबसे मिनिमम किसकी होती है, तो एरिया सबसे मिनिमम जो होती है बेटा वो आपकी इन सब में, क्यूब क्यूबॉइड सब में सबसे मिनिमम एरिया होती है स्फेरिकल। याद रखिए, एरिया मिनिमम करना चाहेगा। और मिनिमम एरिया किसकी होती है, मिनिमम एरिया अमॉन्ग, यानी सभी में सबसे कम एरिया होती है इसी की, स्फेरिकल की। तो इसलिए याद रखिएगा स्फेरिकल एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा और मिनिमम एरिया क्या होती है, स्फेरिकल। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट हमेशा, इसीलिए अगर मैं कहूं तो बूंद किस प्रकार की बनती है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑलवेज ऑलवेज स्फेरिकल। इसीलिए हमेशा जो है जो बूंद है वो हमेशा कैसी बनती है, इसीलिए इसलिए बूंद हमेशा गोलाकार होती है, हमेशा गोलाकार होती। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ये जितने भी अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना इसको खींचेंगे, जैसे नहीं खींच रहे थे, सब पकड़ के खींचेंगे, सब पकड़ के खींचेंगे तो क्या स्फेरिकल बना देंगे। ठीक है बेटा, अब किसी को कोई डाउट यहां तक बताओ। यहीं आ गए देश बचाओ करने, अबे पढ़ लो। अरे ट्रेंगल प्लेन, ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल 3D थोड़ी ना है, और बूंद तो 3D में होगा। ट्रेंगल ये सब प्लेन में है, ये सब केवल पढ़ने का काम आते हैं। ठीक है, ट्रेंगल आपका जो है केवल पढ़ने का काम आएगा गधे। हम यहां पर 3D देखेंगे ना, क्योंकि उसके पास लेंथ भी है, हाइट भी होगा, विड्थ भी होगा, सब होगा ना, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा स्फेरिकल होता है पानी की बूंद। ओके, क्लियर। भाई साहब यहां तक हो गया, चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कॉन्सेप्ट। आगे उससे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट पे आते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण। देखो जैसे मैं देखूंगा, मैंने ले लिया क्या, मैंने ले लिया लिक्विड। लिक्विड जमे, हमेशा याद रखिएगा लिक्विड अगर देखोगे तो ऐसा हो जाता है, लिक्विड एकदम फैल जाता है। अब यहां पर इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट देखोगे, कहीं से भी देख लो,
तो जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है बेटा, ये कैसा होता है, बोलो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है? तो ये जो थीटा होते हैं ये आपका एक्यूट होता है। किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर मैंने पहले लिया, तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। यानी जो इसके टेंजेंट से हम खींचेंगे तो ये जो सरफेस के साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या होगा? आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी स्पर्श कोण होगा। और वाटर के लिए हमेशा क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? स्पर्श कोण, हिंदी में कह लोगे स्पर्श कोण। और वाटर के लिए हमेशा स्पर्श कोण क्या होता है बेटा? तो याद रखिएगा, एक्यूट एंगल होता है। कैसा बेटा? एक्यूट एंगल। ठीक है, कैसा होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम। वहीं अगर मैं क्या ले लूं, वहीं मैं अगर मरकरी ले लूं, अगर वहीं मैं पारा ले लूं बेटा, ठीक है, वहीं अगर मैं पारा ले लूं तो क्या देखने को मिलेगा कि पारा जो है वो सतह से कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसा। क्यों? अब यहां से देखोगे, यहां से अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो कैसा होगा? ये एंगल आप देखोगे थीटा, तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण है। ये कैसा है? ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब अधिक कोण, अधिक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक। ठीक है बेटा, तो ये होता है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब याद रखिएगा, यहां से ही आपका अगला जो टॉपिक है वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कंसेप्ट, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हेडिंग डालना इधर वेटिंग, आगे हेडिंग डालो वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कॉन्सेप्ट। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, अब इसी में आप लोग जो है 2 कॉलम बना लो। इसी में 2 कॉलम बना लेना। एक इधर आप वेटिंग का बना लो। वेटिंग का मतलब गीला, सतह का गीला होना, और नॉन वेटिंग का मतलब सतह का गीला ना होना। नॉन वेटिंग, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूं, गीला होना एवं ना होने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गीला होने या ना होने का कॉन्सेप्ट। यहां पर याद रखिएगा, वेटिंग का मतलब गीला होना और नॉन वेटिंग का मतलब गीला ना होना। ठीक है बेटे, आ जाइएगा। अब सुनिए क्या होता है। वाटर सतह को गीला करती है। क्यों करती है भाई? तो देखना, यहां पर अगर मैं देखूं तो वाटर जो है वो आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था, वाटर के सबसे पहले याद रखिएगा क्यों करती है। क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल और जो आपके इस सरफेस का मॉलिक्यूल्स में जो एडेसिव बॉन्डिंग होगी, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर जो एडेसिव होगा, यानी जो यहां पर एडेशन होगा, वो ग्रेटर देन होगा कोहेशन से। याद रखिएगा, यानी आसंजन ससंजन से ज्यादा होगा, पहली बात। ठीक है बेटा, तो ही आपका वेटिंग होगा। वेटिंग कैसे होगा? मान लो मैं कहूं कि मान लो जब तक, सुनो, जब तक अगर कोहेसिव ज्यादा रहेगा तो वहां तक तो आपका वेटिंग होना ही नहीं है, गीला होगा ही नहीं सतह। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सतह का मॉलिक्यूल दूसरा है और पानी का मॉलिक्यूल दूसरा है। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स खुद ही से प्यार करेंगे एक दूसरे से, मतलब एक ही दूसरे से उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो दूसरे से क्यों चिपकेगा? चिपकेगा ही नहीं। और जब तक पानी का सतह पर चिपकेगा नहीं, तब तक सतह को गीला करना कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। समझ में आया? तब तक आप सतह को गीला कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो।
यानी यहां पर क्या होगा, एडेशन ज्यादा होता है, यानी कि पानी का जो मॉलिक्यूल्स था वो सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वो अपने मॉलिक्यूल्स से चिपकने के बजाय जो नीचे वाले सतह वाले मॉलिक्यूल्स थे वो सब किससे चिपक गए, सतह से चिपक गए और सतह को गीला कर दिया। याद रखिएगा। तो वेटिंग में सबसे पहले एडेशन ज्यादा होता है कोहेशन से, पहली बात। दूसरी बात, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये अगर देखोगे तो ये 90 डिग्री से कम होता है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट दूसरी पॉइंट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, यानी आपका कह सकते हो न्यून कोण होता है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है क्या, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लेस देन 90 डिग्री। वहीं अगर मैं बात करूं इसके लिए, इसमें एग्जाम्पल क्या ले लिया वेटिंग में, हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का। अगर नॉन वेटिंग में एग्जाम्पल किसका लोगे, तो नॉन वेटिंग में हम ले लेंगे मरकरी का। मरकरी यानी पारा। ठीक है, पारे में हमने क्या देखा, क्या देखा, पारी में हमने देखा सबसे पहले तो यहां पर कांटेक्ट कैसा होता है, पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, देखो एकदम बहुत कम कांटेक्ट करता है। यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहां पर जो कोहेसिव है ना, ये खुद ही के अणु में इतना ज्यादा अच्छे से एक दूसरे से इतना ज्यादा चिपके हुए हैं कि ये दूसरे से चिपक ही नहीं गए। समझ गए, दूसरे से ये मॉलिक्यूल्स कभी सरफेस को मॉलिक्यूल के साथ चिपक ही नहीं रहा, यानी एडेशन बहुत कमजोर है यहाँ। तो यहां पर याद रखिएगा कोहेशन ग्रेटर देन एडेशन है। ठीक है बेटा, यानी ससंजन जो है वो आसंजन से ज्यादा है, ससंजन जो है वो आपके आसंजन से ज्यादा है। समझ में आया। दूसरा, अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, यानी अगर मैं स्पर्श कोण की बात करूं, स्पर्श कोण, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यानी अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या है बेटा, अधिक कोण का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटे, समझ में आया। क्लियर। अबे क्यों चाह रहे हो एक दो को ब्लॉक कराऊं, यही चाह रहे हो क्या? सर अभी देख लीजिए, जो भी अब शब्द बोल रहा है उसको ब्लॉक मारिए। अब जो भी अब शब्द बोलेगा उसको ब्लॉक मार दीजिए। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या?
यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है क्या बच्चे? यहां तक क्लियर है? अब किसी को डाउट है तो बताओ, इसलिए कि अब कैपिलरिटी खत्म नहीं हो पाएगा, तो कैपिलरिटी कल करेंगे हम, ठीक है? कैपिलरिटी कल करेंगे, कैपिलरिटी जो बचा है, कैपिलरी एक्शन, ये सब जितने भी बचे हैं इन सबको कल करेंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? इसमें क्या ऐसा था कि जो समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सुनो 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 सुनो, यहां से पूछता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, पूछता है किसका? आपको आगे पूछेगा मरकरी का कितना होता है। प्योर वाटर के लिए 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा, पूर्णतः गीला करेगा। अगर हम बात करूं एंगल ऑफ कांटेक्ट का, तो याद रखिएगा प्योर वाटर के लिए कितना होता है। तो प्योर वाटर के लिए ये पूछता है, तो प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 0 डिग्री होता है, ठीक है? अगर मैं बात करूं मरकरी के लिए, तो मरकरी के लिए जो आपका होता है, मरकरी के लिए जो होता है वो आपका होता है 132। एक बार इसको मिला लेना, मरकरी के लिए 132 डिग्री होता है शायद, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर मरकरी 132 ही होता है। एक बार देख लेना इसे, 132 या 129। ठीक है, कहीं कहीं 132 से 135 कर लो, ठीक है? हाँ 132, कहीं कहीं आपको बुक्स में, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको 135 दे देगा। वैसे स्टैंडर्ड डाटा 132 ही है, याद था मुझे, 1 साल बाद ये पढ़ा रहा हूं मैं। 132 से 135 डिग्री, हाँ 135, 132, कहीं कहीं 135। प्योर वाटर के लिए याद रखिएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है। हाँ, अगर पानी का बूंद अगर बन रही है, पानी का ड्रॉपलेट तभी बनेगा जब एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा हो, ऑब्ट्यूस हो। और पानी सतह को तब गीला करेगा जब क्या हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका एक्यूट हो। ये सब याद रखना, ठीक है बेटा? चले फिर आज की सेशन को यहीं तक निपटारा करें। कल याद रखिए, कल ये चैप्टर खत्म होने जाने हैं, मतलब एक टॉपिक बचा हुआ है, आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है। तो कल आधे घंटे का टॉपिक हो जाएगा आपका कौन सा, कैपिलरी एक्शन। तो कल हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कैपिलरी एक्शन। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। इस नोट्स को मैं आपको भेज दूंगा, जो भी मैंने आपको लिखवाया सब, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है बेटा? तो चलिए फिर आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।